जय हिंद। सनराइज करियर एकेडमी में सभी छात्रों का जो आगामी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। सनराइज करियर एकेडमी करवी चित्रकूट की नंबर वन एकेडमी है। सर्वाधिक चयन देने वाली एकेडमी है जहां पर योग्य शिक्षकों द्वारा अध्ययन कराया जाता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। सनराइज करियर एकेडमी में आगामी अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर की फिजिकल और मेडिकल की तैयारी कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में कराया जा रहा है, वो भी एकदम निःशुल्क। सनराइज करियर एकेडमी में जो अग्निवीर योद्धा बैच है वह रोजाना 12 बजे से 3 बजे तक चलाया जाता है। तो जो भी छात्र अग्निवीर रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, वह 12 से 3 जरूर बैच को ज्वाइन करे। और इसके अलावा एकेडमी में सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक लगातार 4 घंटा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 जो कि अक्टूबर में होने वाला है उसका लगातार रिवीजन चल रहा है। और साथ ही साथ दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आगामी 40,000 पद उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच चलाया जा रहा है। तो जो भी छात्र सरकारी विभाग में अपना नौकरी करना चाहता है या अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहता है या एक अधिकारी बनना चाहता है, वह सनराइज करियर एकेडमी को जरूर ज्वाइन करे। सनराइज करियर एकेडमी एक दिल्ली स्तरीय एकेडमी है जहां पर सुबह से लेकर शाम तक लगातार 12 घंटे क्लासेस चलती हैं और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी क्लासेस चलाई जाती हैं। तो चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये जो वीडियो बन रही है ना, इसको दबा के शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आगामी यूपी ट्रिपल एससी पेट के तहत जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत सारे बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर हमें जीके जीएस याद नहीं होता है। इस वीडियो को देखने के बाद जीके जीएस याद हो जाएगा। और लगातार सीरीज देखते रहिए इसकी, हो सकता है बहुत सारे प्रश्न इसी वीडियो से आ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मिक्स्ड जीके जीएस हमने लिखा है। क्यों? क्योंकि हमें एक साथ रिवीजन करना है और सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हमें करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 9 तटीय राज्य है लेकिन आधे से अधिक समुद्र नमक का उत्पादन गुजरात के तट से होता है। देखिए क्या बोल रहा है, भारत में 9 तटीय राज्य है लेकिन आधे से अधिक समुद्र नमक का उत्पादन कहां से होता है? गुजरात के तट में होता है। ओके, चलिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। भारत में राजस्थान में ढेबर झील है, सांभर झील है, दोनों खारे पानी की झील है। और सांभर झील में भारत का 60% नमक का उत्पादन होता है। अब क्योंकि भारत के 9 तटीय राज्य में की बात कर रहा है तो भारत में जो गुजरात है वह सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है और गोवा सबसे कम तटीय रेखा बनाता है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कम वर्षा और सापेक्ष आर्द्रता नमक उत्पादन के लिए आदर्श होती है, इसीलिए भारत के गुजरात में जितने भी तटीय राज्य हैं उन सभी तटीय राज्यों का आधे से भी ज्यादा नमक उत्पादन कहां पे होता है? गुजरात में होता है, समुद्री जल का वाष्पीकरण के कारण। चलिए, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों को किस राज्य की भूमि है? भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर किस राज्य की भूमि? अरे पौंडीचेरी यार, ये जो हमारा पुदुचेरी है, पौंडीचेरी है, ये हमारा पूर्वी तट में भी है और पश्चिमी तट में भी है। इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि है? पौंडीचेरी, और ये केंद्र शासित प्रदेश है। और पौंडीचेरी में ही हमारी विधानसभा है। दिल्ली में भी विधानसभा है। वर्तमान की स्थिति अगर देखें तो वर्तमान में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभाएं हैं। भारत की संपूर्ण तटीय रेखा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, कहीं कहीं 7,512 किलोमीटर भी देता है, कहीं कहीं 7,515 भी देता है। इसी के लगभग आपको आंसर लगाना है। भारत की संपूर्ण तटीय रेखा बता रहा है ये। अच्छा, मुख्य भूमि की अगर बात करेंगे तो मुख्य भूमि की तटीय रेखा हमारा कितना है? 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। भारत के मुख्य तटीय रेखा कितनी? 6100 किलोमीटर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। क्लियर है? और लक्षद्वीप कौन सा सागर में है? अरब सागर में है, ध्यान दीजिएगा। और लक्षद्वीप हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी सैंडल पीक कहा जाता है, उत्तरी अंडमान में है, ध्यान दीजिएगा।
और अंडमान और निकोबार में ही हमारा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो 2017 में फटा था और लावा निकला था उससे, जो कि कोई है बैरन द्वीप में। बैरन ज्वालामुखी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को कहा जाता है कि कोरोमंडल तट। ये काफी बार आजकल तट बहुत पूछ रहे हैं एग्जाम में। आंध्र प्रदेश के सामने कौन सा तट लगता है? कोरोमंडल तट लगता है। और आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का बॉर्डर बनाती है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध है। ये बहुत अच्छा जीके है, जीके जीएस है जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से आ सकता है। तो दबा के शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक बटन दबाइए। कोरोमंडल तट अरब सागर बंगाल की खाड़ी में है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में लगता है। क्लियर है? आए समझ में? कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है और कहां पे है ये? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश से हाल ही में सन 2014 में अभी एक राज्य निकाला गया जिसका नाम है तेलंगाना और उसकी राजधानी बनाया गया है किसको? हैदराबाद को। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। और आपको बता दें, आज अगर हम इतनी स्वतंत्रता में जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इन्हीं की देन है। कहां पहले भारत में जातिवाद हुआ करता था, वर्णों में लोग बटे हुए थे और आज भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के द्वारा हम सब एक हो गए। तो इनको कोटि कोटि नमन है। और संविधान की बात हुई है तो आपको बता दें 2015 से सन 2015 से 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। आया समझ में? भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। देखिए, हमारे देश में अखिल भारतीय 3 सेवाएं हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ध्यान दीजिएगा, आईएफएस का इंडियन फॉरेन सर्विसेज नहीं करना है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस करना है। वन विभाग, वन सेवाएं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित? अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति है, 143 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति है कि वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? संशोधन 61वां। कौन संशोधन? 61वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जीए से याद करते रहिए। परमाणु ऊर्जा और उससे जुड़ी विषयों में अनुसंधान के प्रमुख केंद्र कहां पे? देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पे? मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पे है? मुंबई में है। बार्क बोला जाता है इसको। अब बार्क का फुल फॉर्म है भाभा परमाणु या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR, ये का कलपक्कम तमिलनाडु और तमिलनाडु कोरोमंडल तट और हिंद महासागर से लगता है। और तमिलनाडु में ही भारत के मुख्य भूमि की दक्षिण बिंदु है। कौन सा? कन्याकुमारी, जिसे केप कमोरिन भी बोला जाता है। लेकिन अगर संपूर्ण भारत के दक्षिण बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट। चित्रकूट के युवाओं, अब आप लोगों को बाहर नहीं जाना होगा क्योंकि दिल्ली स्तरीय एकेडमी सनराइज करियर एकेडमी पिछले 3 वर्षों से लगातार सर्वाधिक चयन दे रही है और जहां पर शिक्षा रुकती नहीं है और शिक्षा को मिला है एक नया पायदान। आप बोल सकते हो कि शिक्षा को एक नया रुझान मिला है और सरल हो गई है शिक्षा। भारतीय सेना की 30 साल की सर्विस के भारतीय सेना से 30 साल की सर्विस और सक्रिय सर्विस से रिटायर होने के बाद कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में सनराइज करियर एकेडमी में शिक्षा को अब बनाना हुआ और आसान। सनराइज करियर एकेडमी की डिजिटल क्लासेस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पे है? इंदौर में। परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहां पे? कोलकाता। और कोलकाता में ही आपको बता दें सुंदरवन का डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और सुंदरी वृक्ष के लिए फेमस है। और यहां पर क्या पाया जाता है? यहां पर पाया जाता है मैंग्रोव वन। आगे बढ़ते हैं। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में। और हैदराबाद वर्तमान में किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। पहले किसकी थी? आंध्र प्रदेश में।
तेलंगाना कब बना? 2014 में। कहां से कटा? आंध्र प्रदेश से। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के 4 उपक्रम हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के 4 उपक्रम कौन-कौन सा है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टैटिक जीके है जो चेंज नहीं होता है। आप इसको रट लीजिए, नोट्स बना लीजिए और चित्रकूट के जनहित में दोस्तों याद करते रहिए और निकालिए और दिखा दीजिए कि चित्रकूट अब चित्रकूट पुराना वाला चित्रकूट नहीं है, नया वाला चित्रकूट है। यहां से हर क्षेत्र में अधिकारी निकल सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात करता है तो कन्याकुमारी, केप कमोलिन तमिलनाडु में स्थित, जहां पर 3 सागर आके मिलते हैं, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा? इंदिरा पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल पैक्सटन से लगभग कितना बड़ा है? 4 गुना बोल सकते हो। किस देश की भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? वो श्रीलंका है। श्रीलंका जलीय सीमा रेखा बनाता है, जलीय रेखा बनाता है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है श्रीलंका। क्लियर है? और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में जल साझा करता है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है? किन्नौर जिला। अब पाक जल भूमध्य के बीच कौन सा देश है? भारत और श्रीलंका के बीच है। नागालैंड की सीमा राज्य के किस समूह से के साथ मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। नागालैंड और म्यांमार में के बीचों बीच जो सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला बनाती है अराकान योमा। भारत के किस देश से ने अपनी सीमा मानचित्र का आदान प्रदान किसके साथ किया? बांग्लादेश के साथ किया है। और आपको बता दें बांग्लादेश पहले पूर्व पाकिस्तान था और उससे पहले यह पूर्व बंगाल था। और जब ये पूर्व पाकिस्तान था तो भारत और बांग्लादेश की रेखा को बोलते थे रेड क्लिफ रेखा। 1971 में भारत के अतुल्य प्रयास के बाद जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उसकी रेखा को बता दिया गया शून्य रेखा। यानी अभी वर्तमान में भारत और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय रेखा को क्या बोलेंगे? शून्य रेखा। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया जाता है? अनुच्छेद 167 द्वारा। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल कितने आरक्षण की बात कही गई? 335 अनुच्छेद 335 के तहत। प्रथम भाषाई राज्य किसका? आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा भारत के संविधान में के तहत भारत का प्रथम भाषाई राज्य जो भाषा के आधार पर गठन हुआ है आंध्र प्रदेश। किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? वो उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में भी, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी, लोकसभा में भी। उत्तर प्रदेश में की लोकसभा की जो सीटें हैं 81, 80 और राज्यसभा में 31 लगभग और विधानसभा में 404 और विधान परिषद में 100 सीटें। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको रट लीजिएगा। भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु क्यों बोला गया? सिंधु नदी के किनारे थी। सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी क्षेत्र मांडा जम्मू कश्मीर, पूर्वी क्षेत्र हिंडन या तो आलमगीरपुर या तो मेरठ उत्तर प्रदेश, सबसे दक्षिण पॉइंट दायमाबाद महाराष्ट्र और सबसे पश्चिमी पॉइंट सुटका केंद्र बलोचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या क्या है? देखो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और बनावली और बनमाली, रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता की और किन किन नामों से जाना जाता है? भाई हड़प्पा सभ्यता से जाना जाता है, सैंधव सभ्यता भी बोला जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा? त्रिभुजाकार है, लेकिन अगर इसके उत्तरी दक्षिण पूछेगा तो चतुर्भुज आकार का है। क्षेत्रफल देखेंगे तो ये कैसा है? त्रिभुजाकार का। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मानक समय क्या है? 2500 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व और 1750 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का समय माना था अंधकार का काल। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसको जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी
सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा में प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव कहां से कहां तक है? उत्तर प्रदेश उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक। अभी मैंने बताया। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? ये आज तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन लिपि थी। उस समय के लोग को लिपि का ज्ञान था। यह आज तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन लिपि थी उस समय। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अपाठ है, चित्रात्मक है, पढ़ा नहीं जा सकता है, अज्ञेय है। और सिंधु घाटी के समान सभ्यता कहाँ पाया गया है? सुमेर, चीन और मिस्र में। यानी सुमेर, चीन और मिस्र में इसी समय की सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन चल रही थी। कौन सा धातु सिंधु घाटी के लोगों द्वारा ज्ञात नहीं था? वो लोहा था। और अगर जानवर की बात करें तो शेर, बब्बर शेर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं था। और किसे छोटा हड़प्पा बोला जाता है? वो है आपका लोथल। और लोथल है गुजरात में, और लोथल को ही प्राचीनतम बंदरगाह और जहाज, पानी के जहाज बनाने का कारखाना यहाँ पे बनाया गया है, मिला है, और सिंधु घाटी सभ्यता के समय का। और लोथल में ही धान की भूसी भी पाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अब अर्थव्यवस्था के कुछ प्रश्न। अर्थव्यवस्था के प्रश्न क्या है, जरा देख लीजिए। अर्थव्यवस्था के क्या क्या प्रश्न हमारे यहां हो सकते हैं। चलिए अर्थव्यवस्था के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे देश की कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी हम साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों के समर्थक हैं। और खुली अर्थव्यवस्था है, यानी आयात निर्यात दोनों होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ देना। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है, लेकिन हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ इकोनॉमी है, यानी हम कभी भी किसी भी समय अब विकसित देश घोषित हो सकते हैं। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है? उत्पादन। बिल्कुल सही। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? पूंजी। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। जो भी कच्चा माल हो, कच्ची वस्तु हो, वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। और जो भी औद्योगिक क्षेत्र हो, बिजली उत्पादन हो, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और जो भी सर्विसेज हो, जैसे बैंक सर्विस, इंटरनेट सर्विस, स्कूल सर्विस, नॉलेज सर्विस, हॉस्पिटल सर्विस, ये सब तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि क्षेत्र। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग, बिजली और निर्माण कार्य आता है। व्यापार, परिवहन, संचार एवं व्यापार, परिवहन, एक मिनट, व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। मैंने अभी बताया। अर्थशास्त्र का जनक किसे? एडम स्मिथ को माना जाता है। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। और हमारे भारत के अर्थशास्त्री की बात करें तो कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से भी बोला जाता है और विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। लेकिन वो अर्थशास्त्र क्या थी? एक राजनीति की किताब थी कि देश को चलाना कैसे है। एक देश के कानून की किताब थी। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है क्या? मुद्रास्फीति, महंगाई। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? ना आयात हो ना निर्यात हो। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल सही है, ये आएगा एग्जाम में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अब भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? थोक मूल्य सूचकांक पर। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक है? तृतीय क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन कर लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? लावड़ी। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का लोक रूप यानी लोक संगीत क्या है? लावड़ी। नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? कुचिपुड़ी। आगे बढ़ते हैं। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में? अवधी में इन्होंने अपनी सभी रचनाएं किया है। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है? गुणवत्ता में। आगे बढ़ते हैं।
एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? 12 वर्ष। मान लीजिए इलाहाबाद या प्रयागराज के संगम में इस बार अगर महाकुंभ का मेला आया है, तो अगला महाकुंभ का मेला कब आएगा? 12 साल बाद उसी जगह में। और ये बदलता है, हर 4 साल बाद जगह बदलता है। निम्नोक्त में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है? पंडित ये एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। तो ये है आज के प्रश्न जीके जीएस। और ये यूपी ट्रिपल एससी पेट को देखते हुए ये बनाए जा रहे हैं। इनको जरूर देखिए, पूरा देखिए, शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। चित्रकूट की धरती से सभी छात्रों को कोटि कोटि नमन।